कुंडली में भावों की विशेषता। कुंडली में भावों की विशेषता क्या है? आप जानते हैं कि कोई भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों की विशेषता क्या है, इसकी आवश्यकता ज्योतिषकारों की क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें बहुत से बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम लोग जन्म कुंडली बनाना सीखें, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए छोटी छोटी बातों को भी पहले समझ लेना अति आवश्यक होगा, ताकि हम लोग ज्योतिष में कुंडली के अध्ययन, कुंडली के फलादेश करते समय यदि हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे बाद में कि ये जो बातें बताई गई उसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे समझें, इसको कहाँ से देखें। आप वहाँ असमंजस में फंस सकते हैं, पड़ सकते हैं। वैसी स्थिति को देखते हुए प्रारंभ से ही कुछ मुख्य बातें जो है आप लोगों के सामने रखी जा रही है, जिसे आप ध्यान से देखते चलें और उसको समझते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे कि कुंडली का बनाना कैसे सिखाया जाता है, कुंडली बनाने में किन किन बातों का ध्यान देना होता है। इन सारी बातों की समस्या जो है आपके मन से निकल जाएगी। आते हैं हम लोग भावों की विशेषता करते हैं। पहले तो हम लोगों ने बहुत से बातों को चर्चा किया कि भाव क्या हैं, भाव कितने होते हैं, लेकिन आज उसका विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, आप समझें कि 12 राशियाँ जो है वही 12 भावों में रहती है, विराजमान होती है। जैसे यहाँ पर 12 भाव हैं, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। तो 12 भाव हुए। तो 12 भावों में कोई न कोई राशियाँ होती है किसी भाव में। जैसे यहाँ पर तो मेष लग्न की कुंडली बना दी गई है, सामने रखी गई है, लेकिन इस पर आप ध्यान न दें। आगे चल करके जब कुंडली का फलादेश इत्यादि करना प्रारंभ आप करेंगे, तो उस समय को ये जो 1 नंबर है किसी भी भाव में हो सकता है, 2 नंबर किसी भी भाव में लिखे हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि 12 भाव में 12 राशि अंकित है। तो इसको आप समझ रहे हैं, इसको देखें। अब ये हमको समझना है कि अब सूर्य एक राशि में एक मास के तक जो हैं क्या प्रभाव देते हैं। सूर्य एक राशि में एक मास तक उन सब व्यक्तियों के लिए होता है जिनका उस महीने में जन्म हो। जैसे कोई भी, आप जानते हैं कि कोई भी राशि, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है, तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक उसे मकर राशि का ही प्रादुर्भाव चलता है, उसे माना जाता है। जैसे किसी का जन्म 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल को हुआ, तो 13 अप्रैल के दिन सूर्य जो हैं वह अपने मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में सूर्य मेष राशि में जब रहेंगे, तो मेष राशि में उसका जो विशेष प्रभाव होगा वो अधिक होगा। परंतु जिन व्यक्तियों का जन्म दोपहर में हुआ हो, उसका सूर्य 10वें भाव में चले जाते हैं। जब लग्न बनाते हैं आप, लग्न चार्ट, तो उसका जो है वो दूसरे भाव में चले जाते हैं, अर्थात सूर्य 10वें भाव में हैं। जिनका जन्म शाम को हुआ है, उसका सूर्य 7वें में है। तो जन्म के मध्य रात्रि में मान ले किसी प्रकार के, जैसे बताया गया उसी प्रकार मान ले किसी का मध्य रात्रि में जन्म हुआ है, तो उसको आप जब लग्न कुंडली बनाते हैं तो सूर्य देखते हैं कि 4थे भाव में चले जाते हैं। तथा जिनका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है, तो उस समय सूर्य जो हैं प्रथम भाव में चले जाते हैं। यानी यहाँ पर देखें, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि और सुबह, इस प्रकार सूर्य चलते हैं। तो आप इसी भ्रम में पड़ जाते हैं या किसी भी दूसरे भाव में, माने जब कहने का मतलब जिस दिन का आप पंचांग देखते हैं, पंचांग में जो लग्न चार्ट बनाया जाता है वह अष्टमी और अमावस्या, अष्टमी या पूर्णिमा का चार्ट बना हुआ रहता है।
लेकिन जब लग्न चार्ट आप बनाते हैं तो देखते हैं कि लग्न कोई किसी जातक का कुछ अंक यहाँ पर हो गया, यानी कुछ मेष का हो गया, किसी मेष लग्न की कुंडली बन गई उसकी, या वृष की बन गई, मिथुन की बन गई, कर्क की बन गई, इस प्रकार यहाँ लग्न हो जाते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो सूर्य भी बदल जाते हैं। जैसे ही आपका यहाँ लग्न बदलेगा सूर्य भी दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार का आपका लग्न चार्ट बनता है। तो आप ध्यान दें, पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती रहती है, पृथ्वी का चाल रुकता नहीं है। सूर्य समेत समस्त ग्रह पूर्व की ओर और जन्म स्थान से विभिन्न प्रकार के कोण बनाते हैं, यानी पूर्व इसको कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं लग्न भाव को। यानी पूर्वी क्षितिज पर जो राशि गमन कर रहा हो, गोचर कर रहा हो, जिस समय जातक का जन्म हो, वही उसके जन्म लग्न हो जाते हैं। ये हमें समझना चाहिए। आप ये भी ध्यान दें कि आखिर इसका प्रयोजन क्या है और इसका अर्थ क्यों ऐसा बैठाया गया है। प्रत्येक भाव शरीर के किसी न किसी अंग से संबंधित है, प्रत्येक भाव कि शरीर के किसी अंग से संबंधित है। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। किसी का संबंध माता से है, किसी का संबंध पिता से है, किसी का संबंध शरीर से है, किसी का संबंध हाथ से है, किसी का संबंध पैर से है, आदि आदि, किसी का भाई से है, किसी का मामा से है, किसी का मौसा से है। ऐसे प्रकार से आपका यह भाव होता है, उसके गोतक होते हैं। किसी भी विशेष बात का निर्णय करने के लिए उस भाव का स्वामी या उस ग्रह उस भाव में जो बैठे हुए हों तथा उसे कौन से किसकी दृष्टि पड़ रही हो, कौन उसको देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना होता है। या उस भाव का कारक कौन हो हैं, इस सब का विचार करना पड़ता है। ग्रह किस प्रकार दूसरे भावों में, ये भी ध्यान दें, ग्रह किस प्रकार दूसरे भावों पर दृष्टि डालता है, इसे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। परंतु अभी यह बताने का हम कोशिश करते हैं कि आप उसे थोड़ा सा समझ लें। अब यह देखना है कि हम लोग को जो भी बातें बताई जा रही है वह बड़ा ही दृष्टिगोचर है, उसे समझ लेना अति आवश्यक है। जो भी है आप इसे विधिवत रूप से देखें। हम यह पहले जान चुके हैं कि जब अलग अलग राशियों का पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है, यानी आप हम समझ रहे हैं कि सभी राशि जो है पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है, तो उसी को हम लोग लग्न कहते हैं। उस समय एक के बाद दूसरी राशि से एक के बाद दूसरे भावों का ज्ञान होता है। जैसे ही वो राशि बदलता है तो उसका भाव भी बदल जाता है। जिस समय मेष राशि उदित हो तो मेष के चौथे भाव में देखते हैं कि कर्क राशि चला आता है। अब कर्क राशि का स्वामी, सब मान लीजिए यहाँ पर उदित हुआ तो यहाँ पर चौथे भाव में 4 नंबर की गिनती आ रही है, तो इसके स्वामी जो है कर्क हो जाएंगे। तो राशि जो है कर्क हो गया तो उसके स्वामी जो है चंद्रमा हो जाएंगे, इसलिए चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामी कहा जाएगा। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली कोई बनाया हुआ है या वृष लग्न की कुंडली आप बनाते हैं, उसके चौथे भाव में यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई रहेगी, अर्थात इसके स्वामी जो होते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं। इस प्रकार हम लोग को ध्यान देना होता है। सूर्य जो होते हैं उनको भी समझना अति आवश्यक है। सूर्य और चंद्रमा एक एक भाव के स्वामित्व उनको प्राप्त है। सूर्य और चंद्रमा को, यानी सूर्य ये 5 नंबर यानी सिंह राशि और चंद्रमा 4 नंबर कर्क राशि, ये दोनों व्यक्ति को यानी सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह हैं इनको एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। बाकी जो भी ग्रह हैं उनको 2-2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये हमें समझना चाहिए। जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र और शनि को 2-2 राशियां ही प्राप्त है। राहु और केतु को कोई भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, उन्हें छाया ग्रह माना जाता है। जल्दी पॉइंट बताया जाता है, वो किसी ग्रह के स्वामी नहीं होते हैं। यह ध्यान दें कि भावों की संज्ञाओं में यह पहला, चौथा, 8वां और 11वां ये भाव जो होते हैं इसे पणभर भाव कहा जाता है। 8वें भाव के अतिरिक्त यहाँ बैठे हुए ग्रह भी
काफ़ी बलवान होते हैं, परंतु केंद्र में बैठे हुए 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव कहे जाते हैं। इसमें बैठे हुए ग्रह भी समान नहीं हैं। तीसरा, छठा, आप ध्यान दें, दूसरा, पाँचवां, आठवां और 11वां का बात करें। दूसरा, पाँचवां, आठवां, 11वां ये भाव जो होते हैं पणफर भाव कहलाते हैं। इसे ध्यान दें। जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, समझा। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ये केंद्र भाव कहे जाते हैं। तीसरा, छठा, 9वां, 12वां भाव जो होते हैं ये ओपोक्लम कहलाता है। इसके अलावा भावों में भी इसको देखना होता है कि कमज़ोर है कि बली है, परंतु छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छे समझे जाते हैं। इसे कौन से ग्रह क्रूर हैं और कौन से ग्रह शुभ, यह आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शुभ और क्रूर, शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 5वें और 9वें, 5 और 9वें भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। तीसरा, छठा, 10वां ये भाव जो होते हैं यह, इसे ध्यान दें। और 11वां भी साथ में। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव जो होते हैं ये उपचय भाव कहलाते हैं। ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव जो है इसे 3, 6 और 11 भाव इसे त्रिक कहे जाते हैं। और दुख का भाव 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं वह दुख स्थान कहे जाते हैं। उसके फल शुभ नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लोग को ध्यान देना होता है। त्रिक का मतलब 3 हुआ जो खराब भाव है, यानी 6, 8 और 12 इसे हम लोग शुभ भाव नहीं कहते हैं। इसमें जो ग्रह होते हैं वो अपना फल बुरा ही असर लगभग देते हैं। इसे हमें समझना चाहिए। यदि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित हुए हों तो कृपया लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।